हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आप हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाला लाजपत राय के बारे में। और जब भी हम लाला जी की बात करते हैं तो हमें इनके साथ बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल भी याद आते हैं। और ये तीन लोग ऐसे थे जिन्होंने मिल करके न केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। तो आइए हम जानते हैं कि ये कौन थे, ये कांग्रेस से कैसे जुड़े, ये आर्य समाज से कैसे जुड़े, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान क्या था, और इनके बारे में हम और भी बातों को जानेंगे। लेकिन किसी भी थिंकर को समझने के लिए, किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए जो पहली जरूरत होती है वह होती है कि उसके प्रारंभिक जीवन को हम समझें। और जब हम प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो प्रारंभिक जीवन तो पहली बात आती है कि इनका जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865। 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म हुआ था। और ये जन्म कहाँ हुआ था? आज का जो पंजाब है उसी में हुआ था। उसमें आज एक मोगा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे वे थे राधा कृष्ण अग्रवाल। इनकी माता जी का नाम था गुलाब देवी। और 1877 में ही इनकी मैरिज हो गई। किसके साथ? राधा देवी के साथ। यानी जब ये 12 वर्ष के थे तब इनकी मैरिज हो गई। तो ये था इनका प्रारंभिक जीवन। दूसरी बात आती है इनके एजुकेशन की, शिक्षा की। तो शिक्षा में इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, शुरुआती जो शिक्षा होती है वो होती है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ? रेवाड़ी। और उसके बाद ये जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। कहाँ? लाहौर। 1880। तो जन्म यहाँ और एजुकेशन शुरू में रेवाड़ी और बाद में लाहौर। एक्चुअली इनके पिताजी शिक्षक थे, तो जहां जहां ट्रांसफर होता था वहां वहां ये जाते थे। तीसरी जो बात आप इनके बारे में जानेंगे कि एक व्यक्ति केवल अपने परिवार के काम, कहते हैं ना कि परिवार पहला शिक्षक होता है, माँ पहले शिक्षक होती है, पिता पहले शिक्षक होते हैं। तो परिवार से आदमी बनता है, उसके संस्कार उसके सामने आते हैं, फिर स्कूल से सीखता है, टीचर्स उसके लाइफ को बनाते हैं। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में कुछ ऐसे प्रेरक पुरुष आते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ। और चूंकि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो अध्ययन के दौरान इनको जिन लोगों ने प्रभावित किया उसमें पहला नाम है मैजनी का। मैजनी कौन था? मैजनी एक पॉलिटिकल लीडर था इटली का, जिसने उन विचारों को जन्म दिया जिसके कारण इटली का यूनिफिकेशन होता है। तो मैजनी कहाँ का था? इटली का था। और इस मैजनी ने यंग इटली का एक मूवमेंट चलाया था, एक पार्टी जिसकी थी। दूसरा जो व्यक्तित्व है वह है गैरी वाल्डी। ये भी कहाँ का है? ये भी इटली का है और वहां का जनरल है। और जो विचार मैजनी के थे इटली को
को एकीकृत करने का, मजबूत बनाने का, उन विचारों को एक्चुअली इंप्लीमेंट किया किसने? गैरीबाल्डी ने। तो ये राष्ट्रवादी नेता थे, इसलिए इनको ये लोग बहुत पसंद आते थे। लेकिन केवल बाहरी प्रेरणा नहीं थी, सबसे बड़ी प्रेरणा इनको कहां से मिली? दयानंद सरस्वती से। और दयानंद सरस्वती, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि 1875 में इन्होंने क्या गठित किया था? इन्होंने गठित किया था आर्य समाज। तो एक सवाल पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? लेकिन यह आर्य समाज 1877 में कहां चला गया? लाहौर इसका हेडक्वार्टर हो गया। और देखिए कि जब ये LLB करने जाते हैं तो कहां जाते हैं? लाहौर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाला लाजपत राय जब लाहौर जाते हैं तो ये दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के प्रभाव में आते हैं, जिसका असर ये हुआ कि न केवल इनके राष्ट्रवादी चिंतन बल्कि सामाजिक चिंतन पे भी आर्य समाज और दयानंद के विचारों का असर आपको दिखाई देगा। पहला सवाल यहीं से हम शुरू करते हैं कि आर्य समाज से इनका जुड़ाव कैसे हुआ और इन्होंने तो आर्य समाज और लाला लाजपत राय का संबंध कैसे बना? संबंध ऐसे बना कि ये 1880 में कहां गए? लाहौर गए। क्या करने? LLB करने। तो यहां वे दयानंद सरस्वती और लाला लाजपत राय के संपर्क में आए, लाला हंसराज के भी संपर्क में आए, जिनसे मिलकर के ये बाद में एक DAV कॉलेज स्थापित करते हैं 1886 में। तो यहां ये संपर्क में आए तो इन्होंने क्या किया? 1886 में जब ये हिसार आते हैं तो वहां पे आर्य समाज की एक शाखा हिसार में आर्य समाज की एक शाखा स्थापित करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रभावित है। और फिर ये एक पत्रिका जिसका नाम है आर्य गजट, इसके भी को एडिटर बनते हैं। ये तो संगठनात्मक जुड़ाव। वैचारिक जुड़ाव क्या था? वैचारिक जुड़ाव ये था कि जैसा कि आर्य समाजी मानते थे कि ये जात पात का जो था ये इसका विरोध करते थे। आर्य समाजी कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करते और इसलिए उस समय जो एक सबसे बड़ी समस्या थी हिंदुस्तान की, छुआछूत, ऊंच नीच, इसका भी लाला लाजपत राय ने बहुत ज्यादा विरोध किया। तो ये प्रभाव किसका था? यह प्रभाव था आर्य समाज का। और यही नहीं, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। ये पुस्तक भी एक लिखते हैं जिसका नाम है आर्य समाज। तो आर्य गजट इन्होंने एडिट किया। आर्य समाज की हिसार शाखा का इन्होंने स्थापना की और आर्य समाज नाम की एक पुस्तक भी इन्होंने 1916 में लिखी। तो ये था इनका आर्य समाज के साथ संपर्क। अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये होता है कि लाला जी कांग्रेस से कैसे जुड़े और कांग्रेस को लेकर के इनके विचार क्या थे। जब हम कांग्रेस के साथ लाला लाजपत राय के संबंधों को देखते हैं तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि 1888 में जो इलाहाबाद में चौथा सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, 4th सम्मेलन, उसमें ये पहली बार कांग्रेस में के अधिवेशन में पहुंचे। लेकिन आप जानते हैं कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या हो गई थी? स्थापित हो गई थी। और ये चूंकि राष्ट्रवादी थे, ये चीज आप कभी मत भूलिएगा कि लाला लाजपत राय एक बहुत ही
बड़े राष्ट्रवादी थे। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1888 में ये इलाहाबाद के अधिवेशन में गए, लेकिन उसके पहले 1886 में जब ये हिसार में थे तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिसार शाखा, जैसे इन्होंने आर्य समाज की शाखा को स्थापित किया था, वैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिसार शाखा भी इन्होंने 1886 में हिसार में स्थापित की। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि शुरुआती दौर में कांग्रेस के प्रति कितने आकर्षित थे। लेकिन जब ये और मैच्योर हुए और बड़े हुए तो कांग्रेस की जो परंपरागत राजनीति थी उसको लेकर के इनके मन में थोड़ा सा एक प्रकार से असंतोष का जन्म हुआ। पहली चीज ये कि ये मानते थे कि यह जो कांग्रेस है यह इसको ये कहते थे ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन, यानी डफरिन का मानसिक शिशु संतान। कांग्रेस को क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस क्या है, डफरिन कौन है, 1885 में ये भारत के गवर्नर जनरल थे। और जो पूरा कांग्रेस का आइडिया था, यहां जो सुरक्षा कवच की बात आती है, सुरक्षा कवच या सेफ्टी वॉल की थ्योरी, इसको भी लाला जी मानते थे कि अंग्रेजों ने, ध्यान रखिए कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज कर रहा है, कौन, ह्यूम। यह भारतीयों द्वारा स्थापित नहीं है, यह अंग्रेजों द्वारा स्थापित है। तो लाला जी को यह लगता था कि यह डफरिन के दिमाग की उपज थी और वो चाहते थे कि जो असंतोष है ब्रिटिश शासन को लेकर के भारतीयों में, वह सरफेस में न आए, क्योंकि 1857 की घटना घट चुकी है। तो एक सेफ्टी वाल्व की जो थ्योरी थी, लाला जी उसको मानते थे कि कांग्रेस की स्थापना इसके लिए की गई है कि साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसलिए शुरुआती दौर का जो नरम दल वालों का मूवमेंट था, मांगना, भिक्षावृत्ति, इसके खिलाफ थे। इन्होंने कहा ना कि हमें भाई आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। ये तिलक के समर्थक थे, ये बिपिन चंद्र पाल के समर्थक थे, जो कहते हैं, तिलक ने क्या कहा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्होंने भी कहा कि भाई स्वराज का कोई विकल्प नहीं हो सकता, स्वतंत्रता का कोई विकल्प नहीं, सुधार नहीं चाहिए हमें। आप सिस्टम में 2-4 भारतीयों को रख लेंगे, सुधार स्वराज का या अच्छा शासन स्वराज का विकल्प नहीं हो सकता। हमें तो आजादी चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इसीलिए इन्होंने कहा कि साल भर में एक बार मिल करके ये जो राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है नेशनल लेवल पे, वर्ष में एक बार जो बैठकें होती थी, उसका कहते ये तो उत्सव मनाते हैं पढ़े लिखे लोग, इससे काम नहीं चलेगा। काम इससे चलेगा कि ये जो बड़े बड़े महलों में लोग हैं वे निकले और झोपड़ियों में पहुंचे। आपको पहले से निकल करके गरीब आम लोगों के झोपड़ी में जाना होगा, तब स्वराज की प्राप्ति होगी। अब इसके दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है ये कि 1920 में गांधी जी ने क्या शुरू किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया। उस समय शुरुआत में लाला जी ने असहयोग आंदोलन का क्या किया, विरोध किया, लेकिन चूंकि इसका उद्देश्य अंग्रेजों के साथ असहयोग करना था, तो बाद में लाला जी इसका समर्थन करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 4 फरवरी को क्या हो गया, चौरी कांड हो गया, जिसमें पुलिस वालों को वहां यूपी में गोरखपुर के पास लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने पे, पुलिस चौकी पे आक्रमण कर दिया था और 3 लोग उसमें मर गए, 20 लोग
उसमें घायल होते। और उसके बाद 12 फरवरी को गांधी जी ने क्या कहा, पूरे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस चीज का विरोध सुभाष चंद्र बोस ने भी किया, नेहरू भी इससे खुश नहीं थे, लाला लाजपत राय भी इससे खुश नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस भी इससे खुश नहीं थे। लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांतों पर अटल थे। उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो उसके विरोध में स्वराज दल की स्थापना हुई और इसको स्थापित करने वाले कौन थे, C.R. दास, मोतीलाल और लाला लाजपत राय। इन लोगों ने मिलकर के उसी साल 1922 में ही क्या किया, स्वराज दल की स्थापना की। यह गांधी के साथ उनके मतभेद का भी प्रतीक है। ये गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से पूरी तरह सहमत नहीं थे। ये सत्य को तो सर्वोच्च मानते थे, लेकिन ये अहिंसा को सब कुछ नहीं मानते थे। इसलिए एक वैचारिक मतभेद जैसे तिलक और बिपिन चंद्र पाल का था गांधी जी के साथ, वैसे इनका भी था। लेकिन हर राष्ट्रीय आंदोलन में, जैसे कि गांधी जी खुद कहते हैं कि 1905 से लेकर के और साइमन कमीशन तक ऐसा कोई पब्लिक मूवमेंट नहीं हुआ जिसमें कि लाला जी सम्मिलित नहीं रहे। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। कब, 16 अक्टूबर को, और करने वाला लॉर्ड कर्जन। इस विभाजन का सबसे ज्यादा जो विरोध किया गया वह गरम दल के नेताओं के द्वारा, जिसमें बिपिन चंद्र पाल और तिलक और ये थे। लेकिन बंगाल में सभी लोगों ने मिल करके उसे एक आंदोलन का स्वरूप दे दिया और स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार और स्वदेशी का जो प्रचार होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उसमें इस बंगाल विभाजन का बहुत बड़ा योगदान था। बंगाल विभाजित तो हुआ, लेकिन इसने भारतीयों को जोड़ दिया। और यह इसी का आंदोलन का प्रभाव था कि 1811 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन क्या हो गया, रद्द हो गया। और न केवल रद्द हुआ बल्कि राजधानी जो थी कलकत्ता से ट्रांसफर होकर के कहाँ चली गई, नई दिल्ली चली गई। तो इस मूवमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके लाला जी ने भाग लिया था। फिर बाद में आप जानते हैं कि 1914 में क्या हुआ, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। जब वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो ये कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से फिर ये चले गए यूएसए, और वहां ये 1917 से लेकर के 20 तक रहे। और जब 1920 में ये भारत आते हैं तो कलकत्ता का जो अधिवेशन था उसके क्या बने, कांग्रेस के अधिवेशन में 1920 में ये अध्यक्ष बने। तो लाल बाल पाल में एकमात्र लाला लाजपत राय हैं जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। यह चीज 1907 में भी कोशिश की गई थी। कब, जब सूरत विच्छेद हुआ था, यानी जब कांग्रेस औपचारिक रूप से नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी, लेकिन ये लोग सफल नहीं हुए थे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना घटती है वह होती है 1928 में साइमन कमीशन आता है, कहाँ, भारत आता है। तो एक सवाल यहाँ ये बनता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में। लेकिन साइमन कमीशन स्थापित कब हुआ था, स्थापित हुआ था यह 1927 में। तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि कमीशन स्थापित हुआ था 27 नवंबर 1927 में और आया था कब, 1928 में आया था। इस डिफरेंस को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जब सवाल आएगा तो आप देखना कि वह स्थापना पूछ रहा है, स्थापना इंग्लैंड में हुई थी
और भारत में जो आगमन होता है 1928 में होता है। इसके जो अध्यक्ष थे वे थे सर जॉन साइमन। और इस कमीशन का जो उद्देश्य था 1919 का जो अधिनियम था उस पर विचार करना। लेकिन मुस्लिम लीग, यह पहली दफा हुआ कि एक बात पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस सहमत थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया और इसका एक कारण यह था कि इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन इसमें एक भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया। तो एक नारा चला, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और इसी के तहत अक्टूबर 1928 में यह साइमन कहाँ पहुंचा? ये साइमन कमीशन पहुंचा लाहौर, जिसका विरोध लाला लाजपत राय शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। लेकिन वहां पे जो स्कॉट पुलिस अधीक्षक था उसने लाठीचार्ज का आदेश दिया। कब? 30 अक्टूबर 1928 को और 17 नवंबर 1928 को क्या हो गया? लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। और डेथ पे गांधी जी ने कहा था कि लाला जी नहीं रहे, लेकिन जब तक भारतीय आकाश में इन द इंडियन स्काई सूरज चमकता रहेगा तब तक लाला लाजपत राय भी सूरज की तरह चमकते रहेंगे। तो ये था उनका कांग्रेस के साथ संबंध। अब हम कुछ और बातों पे विचार करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक के ये सह संस्थापक हैं, को फाउंडर है दयाल सिंह मजीठिया के साथ 1894 में पीएनबी की ये स्थापना करते हैं। और इसी समय लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की भी स्थापना करते हैं। इसके पहले 1886 में जो लाला हंसराज थे उनको इन्होंने सहयोग दिया। डीएवी कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ? लाहौर में। लेकिन जब विभाजन हुआ तो ये कॉलेज चला गया पाकिस्तान में। दूसरी चीज जो मैंने बताया था कि उन्होंने आर्य समाज के हिसार शाखा का गठन किया था। इन्होंने कांग्रेस के हिसार शाखा का गठन किया था। और एक चीज और, 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। और इसके अलावा अंतिम बात जो आपको जाननी चाहिए वो है इनके बुक्स के बारे में। तो एक बुक्स इनकी थी यंग इंडिया, दूसरी थी आर्य समाज, तीसरी थी अनहैप्पी इंडिया, चौथी थी इंग्लैंड डेट टू इंडिया। इसके अलावा इन्होंने इंडिया विल टू फ्रीडम, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन, ये सब किताबें इन्होंने लिखी। इन पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं और राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिकाओं के द्वारा लाला लाजपत राय ने एक अपना अलग मुकाम बनाया, जहां उनको
हम क्या बोलते हैं, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी, केसरी का मतलब होता है सिंह, लायन। तो इनको शेर दा पंजाब, पंजाब का शेर या लायन ऑफ पंजाब भी बोलते हैं। तो ये थे हमारे लाला लाजपत राय। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक यू।